ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। तो आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, ना ही कोई स्लाइड्स वगैरह हैं। हम शुरू कर रहे हैं जनरल स्टडीज पेपर 4, दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये हमारे पेपर 4 का नाम है और ये डिफरेंट जो स्टेट लेवल के एग्जाम हैं इंक्लूडिंग यूपी, बिहार वगैरह और यूपीएससी, इन सब के लिए कॉमन सिलेबस है। बट हाँ, यूपी और बिहार में इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, कुछ चीज़ें एक्सक्लूड हैं, तो वो मैं बता दूंगा जब वो सेक्शंस आएंगे कि ये यूपीएससी के अलावा बाकियों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या उस सिलेबस में नहीं है, वो मैं बता दूंगा। बट 90% जो सिलेबस है वो कॉमन है, ठीक है। तो ये पेपर 4 जनरल स्टडीज का, जिसकी हिंदी में बोलते हैं नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिवृत्ति, ये हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये समझने का है, लिखाने का सिस्टम मैं बताऊंगा आपको, और कुछ इस ढंग से हम पढ़ेंगे कि आप देखेंगे कि अगर आपने ढंग से समझ लिया है इसको तो लगभग 70% से ज़्यादा, 70 to 80% क्वेश्चंस हम लोग क्लास डिस्कशन में ही कर लेंगे जो एग्जामिनेशन में आते हैं। क्वेश्चन रिपीट करके आते हैं सेम टॉपिक पे, खाली शब्द या क्वेश्चन का तरीका बदल जाता है। तो बहुत ही अभी 1-2 साल मुझे लगता है, क्योंकि नया नया ये सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है, तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया है इन्होंने, तो इस पे नंबर लाने के का काफ़ी स्कोप है। काफ़ी ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। 250 नंबर का ये आपका यूपीएससी के लिए है और यूपीपीसीएस में भी। तो 250 में से आप इजीली 130, 150 तक नंबर ला सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरे पेपर के बारे में 100% नहीं निश्चित हो सकते, आपको ध्यान से समझना होगा। पेपर 3 की बात करें जनरल स्टडीज की, पेपर 2 की, पेपर 1 की बात करें, उसमें एक ही पेपर में बहुत अलग अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। पेपर 1 में आपको पता ही है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और भी चीजें हैं। तो हर एक सेक्शन के लिए मुश्किल से 50 से 60 मार्क्स के ही क्वेश्चंस आ पाते हैं। आप पॉलिटी कितनी भी डिटेल में पढ़ लीजिए, पॉलिटी से मेंस में, क्योंकि पॉलिटी का अलग से कोई पेपर तो है नहीं, वो एक कॉम्बिनेशन के साथ है ना। तो आप देखेंगे कि 70 मार्क्स के 250 में से 70 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब हम इस पेपर की बात कर रहे हैं, पेपर 4 की, एथिक्स की, तो ये 250 मार्क्स का है। मैं आपको इस स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि कैसे मार्क्स हम गेन कर सकते हैं कुछ फील्ड्स में ज़्यादा, और ये पूरा का पूरा समझने का है, और फिर आप आंसर लिख के दिखाइएगा। जैसा मैंने कहा कि मोर देन 70% क्वेश्चन हम लोग अगर इसको लिख लेंगे, यहाँ पर कई बार इसको आपका अभ्यास कर लेंगे आप लोग, तो उसी से मिलते जुलते प्रश्न वहाँ करीब 70% आ जाएंगे, जिसमें आपको पहले से, क्योंकि आपका प्रैक्टिस किया हुआ होगा, आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो ये तो समझने की बात हुई कि हम इस सब्जेक्ट को समझें और इसमें मार्क्स आएंगे। बट कंपटीशन के लेवल पर हम समझने के अलावा दूसरों से बेहतर आंसर लिखना होगा। एक तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो कि मेरा मेरा पार्ट है, मेरी तरफ से मैं समझाऊंगा आपको। दूसरा कि आप मार्क्स कैसे लेके आए समझने के बाद भी। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जो बिल्कुल भी अभी एथिक्स की दुनिया में प्रचलित नहीं है। जहां भी पढ़ाया जा रहा है उन ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा कुछ वजहों से, तो हम उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अभी मैं समझाऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि एक तो हो गई अंडरस्टैंडिंग, जो कि सबसे पहली बात है। उसके अलावा कुछ ट्रिक्स हैं जो हमें दूसरों से अलग और बेहतर करेंगे, दूसरों से बेटर करेंगे, और हमारे आंसर को डिफरेंट करेंगे, है ना। तो हम दो पार्ट में इसको समझेंगे, पहले जनरल पार्ट समझते हैं। तो इस तरह से इस पे थोड़ा ध्यान देना होगा, और हम केवल इसको थोड़ा ध्यान दे के भी कंपैरेटिवली दूसरे किसी भी सेक्शन से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं,
ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 250 में से यूपीएससी में अगर आप 130 से 150 के बीच में ला पाते हैं इस पेपर में, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप और जगह एक मार्जिन लेके चल सकते हैं दूसरे और टॉपिक्स, दूसरे और सब्जेक्ट्स में, दूसरे और पेपर्स में। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। तो मैं बिल्कुल जीरो से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। और मैं आपको इस डिसिप्लिन को कई बार बता चुका हूँ कि पार्टिसिपेट सबको करना है और शॉर्टेस्ट फॉर्म में करना है। तो आपको एक तरीका सीखना होगा, कंप्लीट एंड शॉर्टेस्ट फॉर्म। अपनी बात को आप पूरी कहें बट मिनिमम टाइम और मिनिमम शब्द यूज करते हुए, ये आपको डेवलप करना होगा। आप में से जो समस्या मैं देख रहा हूँ पिछले दिनों, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं बोलते, तो वो एक बड़ी समस्या है। कुछ लोग मतलब इतना ज्यादा लंबा चौड़ा बोलते हैं कि वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, तो दोनों ही जो एक्सट्रीम हैं, अति हैं, दोनों ही अतियों से बचना है। चुप रहने वाले भी उस ढंग से सीख नहीं पाएंगे, तो उनको बोलना है। चाहे वो अपना, और मैं आपको कितनी बार कह चुका हूँ कि ठीक है आप लोग एक मैच्योर एज में हैं, बट सीखना हमेशा बच्चों की तरह ही होता है। बच्चों की तरह का मतलब आप गलती कर सकते हैं, गलती होगी ही, सीखने ही आए हैं और उसमें कोई इंसल्ट फील नहीं करनी है। कोई भी बच्चा बताओ 2 ढाई 3 साल का होते होते तक सब अपनी लैंग्वेज बोलने लगता है। वो इसलिए बोल पाता है क्योंकि वो गलती से डरता नहीं है ना। वो गलत उच्चारण करता है, गलत जेंडर यूज कर देता है बोलते समय, गलत बहुत सारी गलतियां करता है वो। बट वो गलतियां करता करते 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 वो कोई 3 साढ़े 3 4 साल की एज में तो, और आजकल तो और जल्दी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, मैंने तो 2 ढाई साल के बच्चे को भी बड़ा साफ बोलते सुना है। और 3 साढ़े 3 4 साल में तो बच्चे बिल्कुल जिस जिस भी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी बंगाली जो भी, वो बहुत ही परफेक्टली बोलते हैं। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि वो गलती करने से डरते नहीं है या झिझक नहीं है। ऐसे ही सीखा जाता है। आपको जो भी सम्मान अर्जित करना है ना, वो क्लासरूम में नहीं करना, वो दुनिया में करना है। क्लासरूम में तो पहली बात तो इंसल्ट होती ही नहीं है, और अगर होती भी है, कोई किसी को लगता है, तो वो बहुत ही सौभाग्य की बात है। क्लासरूम का इंसल्ट आपको दुनिया के इंसल्ट से बचाता है, जो ज्यादा बड़ी बात है। तो ये मैं बार बार कहता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और एक डिसिप्लिन में करें। और डिसिप्लिन ये है कि 10 15 20 सेकंड सोच लें। जरूरी नहीं है कि आप तुरंत बोलें, बट शॉर्टेस्ट एंड कंप्लीट, ये बात याद रखें और धीरे धीरे आदत हो जाएगी आप लोगों की। तो ये आप पार्टिसिपेट करें, ये पूरा पार्टिसिपेशन का ही मैटर है। मैं आपको दोनों ही भाषाओं में हर तरह से समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। तो मैं अपने एंगल से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। तो ये है। फिर क्योंकि हम इसको संडे के संडे ही अभी पढ़ रहे हैं, कल को थोड़ा टाइम और बढ़ा सकते हैं, सैटरडे ले सकते हैं या हफ्ते में 2 दिन ले सकते हैं, कोई भी दिन। बट अभी जो भी हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं उसको बीच में आप रिवाइज करते रहिएगा अपनी तरफ से, क्योंकि इसका अभी टेस्ट नहीं हो सकता। जैसे हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उसका चैप्टर वाइज उसका एमसीक्यू मैं आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये इस तरह से शुरू में नहीं हो सकता, बाद में तो आंसर सारे लिखने हैं, लेकिन आपको रिवाइज करते चलना है। तो मैं बिल्कुल जीरो से चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ। और ऐसा होगा भी, ज्यादातर लोगों ने सुना ही नहीं होगा, या सुना भी होगा तो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो इंजीनियरिंग एथिक्स क्या है, जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं वो मेडिकल एथिक्स क्या है वो जानते होंगे, या आपने अलग अलग जो जो आप लोग अंडर ग्रेजुएट किया है उसके अकॉर्डिंग जानते होंगे। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि जीरो, डबल जीरो से हम इसको लेके चलेंगे। तो इसलिए जब भी पूछा जाए आप हैंड रेज कीजिए, और मैं उसमें से आप में से किसी को बोलने के लिए कहूंगा। कुछ लोग रह जाएंगे बोलने के लिए, तो किसी और क्वेश्चन में उनको मैं मौका दूंगा, बट मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं सब पार्टिसिपेट करें। तो शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों का जनरल नॉलेज कितना है। तो मैंने आपको बताया कि पेपर 4 का पार्ट है ये, तो और 250 मार्क्स का है ये।
और स्टेट और सेंट्रल दोनों सिविल सर्विसेज के में है, कॉमन है ये। थोड़े से सिलेबस के कम होने को लेकर देख सकते हैं यूपी और बिहार के सिलेबस में, तो हम उसको बाद में देखेंगे। तो आप में से कोई बताए मुझे जल्दी से शॉर्टेस्ट फॉर्म में, जब हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, एथिक्स मीन्स व्हाट, नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है? हैंड रेज करें जो भी आपको आता है, सही गलत से कुछ लेना देना नहीं है। अपना बेस्ट, जो आपका बेस्ट है वो बताइए। सर जैसे कि हमारे मोरल बिलीफ्स होते हैं, मतलब क्या होना चाहिए? केवल हैंड रेज करना है। अच्छा, तो 2 लोगों को पता, 3 लोगों, 4 लोगों को पता है, ठीक है। तो चलो तुम ही बताओ श्वेता, लेकिन आगे से ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलना है, हाथ खड़ा करना है, बोलो। सर मेरे में है ना, रेज हैंड का ऑप्शन नहीं आता अभी बीच में, नेट प्रॉब्लम होती है तो। चलो बोलो, अच्छा बोलिए। सर कुछ जैसे मतलब नॉर्मल कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ मतलब मोरल्स होते हैं, तो मतलब क्या किस तरह से क्या होना चाहिए, वो चीज मेरे ख्याल से एथिक्स। अच्छा ठीक है, विक्रम बताओ। Sir, sir, ability to take decision on right and wrong. ठीक है, रवि बताइए। सर अगर मैं मतलब अपने कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैंने देखा कि कोड ऑफ कंडक्ट टाइप की चीज जिसको कि अडॉप्ट किया हुआ कंपनी ने, या इसको सोसाइटी के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है गुड। तो ऐसे ही शॉर्ट में बोलना है, क्योंकि आप थोड़ा भी बोलेंगे मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यही काम लंबे समय से कर रहा हूँ, इसलिए आपको बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अपने पॉइंट को जरूर रखें सभी लोग, और अपना बेस्ट रखें। तो बिल्कुल ठीक कहा है आप लोगों ने, दोनों ही सारी बातें सही हैं। और जब हम देखो, पहले तो हम बहुत ही एलिमेंट्री चीज समझते हैं, हम एथिक्स पे भी नहीं आते हैं। हम पहले नॉलेज को समझते हैं कि नॉलेज को हम किस तरह लेते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान, किसी भी ज्ञान को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ध्यान से समझें आप लोग, रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसको आप बाद में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग पे मैं भरोसा इसलिए ज्यादा नहीं करता हूँ क्योंकि जब हम बातचीत करते हैं तो बहुत सारी अनावश्यक बातें भी होती हैं, जब आप बाद में सुनेंगे तो आप उसको शायद बोर हो जाएं, बट फिर भी आपके कुछ काम का तो है ही है। तो किसी भी नॉलेज को आप बल्कि लिखते भी चलें, नॉलेज लिखो ऊपर, उसको बाइफरकेट 2 पार्ट में डिवाइड करो, और एक तरफ लिखो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव नॉलेज। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज और नॉर्मेटिव नॉलेज। तो ज्ञान को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक भाग है उसका डिस्क्रिप्टिव, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं वर्णनात्मक। डिस्क्रिप्टिव, वर्णन करने वाला, उससे शब्द बना है ये वर्णनात्मक। दूसरा है नॉर्मेटिव, NORMATIVE, नॉर्मेटिव। तो ज्ञान 2 तरह का, नॉलेज दो पार्ट में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, किसी भी नॉलेज को, ठीक है। पहला मैंने बताया डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। डिस्क्रिप्टिव नॉलेज का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है साइंस, ठीक है। साइंस मोटे तौर पर एक सब्जेक्ट के तौर पर मुश्किल से 400-500 साल पहले डेवलप हुआ ज्ञान है, एज ए डिसिप्लिन, ठीक है। जिस तरह से हम जिन साइंस को हम जानते हैं आज, हम जिसको हम साइंस कहते हैं एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट, वो मुश्किल से आफ्टर रेनेसा जो जान रहे हैं वो ठीक है, बाकी लोग खाली सुन लें, जनरेट हुआ एक सब्जेक्ट है, ठीक है। हालांकि विदाउट डिसिप्लिन अगर हम देखें, तब तो जब से ह्यूमन है तब से साइंस है। तो हम पूरे ज्ञान को डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव में डिवाइड कर सकते हैं। ह्यूमन नॉलेज को, टोटल ह्यूमन नॉलेज को, इसमें मैं किसी एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर ही नहीं रहा। तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज उसको कहते हैं, वर्णनात्मक ज्ञान उसे कहते हैं जो वर्णन करता है, जो कुछ डिस्क्राइब कर रहा होता है। मतलब डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? जो बता रहा होता है क्या है। जैसे साइंस बताता है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि ये कोई फोर्स है
जो सेंटर अपनी तरफ उन चीजों को अट्रैक्ट करती है, बाद में उसका नाम कुछ और हो सकता था, ग्रेविटेशनल फोर्स रखा गया। वो बताती है कि जब हम एटम की बात करते हैं, जब हम परमाणुओं की बात करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। जहां भी शब्द है आता है, मतलब ये कुछ नया ज्ञान नहीं करा रहा, कोई नया नॉलेज नहीं करा रहा, वो जो नॉलेज है उसी को रिवील कर रहा है, खाली कुछ नया क्रिएट नहीं कर रहा। साइंस ने जो भी साइंस में जो भी लॉ हैं, वो ऐसा नहीं कि ग्रेविटेशनल फोर्स पहली बार न्यूटन ने बनाया, ऐसा तो नहीं होता। उसने केवल रिवील किया, उसने केवल उस फोर्सेस को जो फिजिक्स के फोर्सेस हैं, जो साइंस के फोर्सेस हैं, उसको उसने रिवील किया। मतलब ये केवल डिस्क्राइब करना है। तो जो भी नॉलेज है की लैंग्वेज में आता है, इज की लैंग्वेज में जो भी ज्ञान, उन सबको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। तो अगर मैं कहूं सोसाइटी के बारे में पढ़ूं, और सोसाइटी में कहूं कि इंडियन सोसाइटी में जो जेंडर इनइक्वालिटी है, तो ये मैं साइंस इसको कह सकता हूं। तो आप में से ज्यादातर लोग मैच्योर हैं, समझ रहे होंगे साइंस का मतलब केवल जो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो साइंस नहीं है, वो तो है ही। साइंस एक मेथड का नाम है, और उस मेथड को हम बाद में पूरा मेथड को पढ़ेंगे। फिलहाल एक उसका पार्ट ये है कि जो डिस्क्राइब करता है, जो बताता है कि क्या है। उसी के कंपेयर में जो दूसरा आपने नॉर्मेटिव देखा, वो उसकी हिंदी है मानकीय या आदर्श मूलक। मानक तय करना, नॉर्म्स तय करना, क्या होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज जो बताता है क्या है, वहीं पर नॉर्मेटिव नॉलेज बताता है क्या होना चाहिए। तो इसी एग्जांपल को जो मैंने पहले लिया, इसको मैं दोबारा समझाऊं। इंडियन सोसाइटी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये किस तरह के ज्ञान का पार्ट हो गया, नॉलेज का पार्ट हुआ, जल्दी बताओ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हम किस सेगमेंट में डालेंगे? नॉर्मेटिव कि क्या नॉर्म्स होने चाहिए। नॉर्म्स का हिंदी मैंने बताई मानक, स्टैंडर्ड। तो ज्यादा मेहनत कराएगा आपसे, ज्यादा आपके अंडरस्टैंडिंग की डिमांड करेगा, वो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज कराएगा या नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव क्यों? क्योंकि नॉर्म्स में फिर बहुत सारी बातें होंगी। जब हम नॉर्म्स तय करते हैं, कि इसी एग्जांपल को मैं आगे लेके चलता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जेंडर इनइक्वालिटी है, ये तो पता कर लिया, ये तो बहुत ही क्लर्कियल सा वर्क है कि पता कर लिया। फिर अब होता है, कोई कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, नॉर्मेटिव नॉलेज की बात कर रहा है। तो बहुत लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, तभी तो है सोसाइटी में, हजारों साल से है। नहीं होना चाहिए और सोसाइटी इस बात को मानती ही है, समझती है, तो फिर तो खत्म हो जाता। बट ऐसा खत्म तो हुआ नहीं है। देखा जाए तो अलग अलग फॉर्म में बढ़ा ही है, खाली उसके रूप बदल गए हैं। पहले हम दूसरे लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे और डिस्क्रिमिनेट करते थे, अब हम थोड़े से मॉडर्न और सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड ढंग से डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो अगर नहीं होना चाहिए और इस बात समझ में आ ही गई है, तो फिर ये सैकड़ों हजारों साल से क्यों चला आ रहा है? तो उनके भी कुछ तर्क होंगे, उनके भी कुछ आइडियाज होंगे। वो कहेंगे, बहुत सारे बात कहेंगे कि नहीं, जो गर्ल चाइल्ड है और जो बॉय चाइल्ड है वो बाय नेचर ही अलग अलग हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन तो नेचर ने ही किया है, तो सोसाइटी को भी करने चाहिए, सारे नॉर्म्स ऐसे बनने चाहिए। आप एडमिनिस्ट्रेशन में जब पॉलिसी मेकिंग करें, तब भी फर्क करें दोनों में, क्योंकि नेचर ने ही फर्क किया है। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट होगा, और इस आर्गुमेंट के पक्ष में बहुत लोग होंगे, तभी तो वर्ल्ड वाइड है डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता ही है। कुछ एरिया में, कुछ कंट्रीज में ज्यादा है, बट है सब जगह, चाहे वो यूएसए हो या युगांडा हो या कोई भी कंट्री हो, है ना। किसी भी एक्सट्रीम कंट्री को लें आप, दोनों तरफ के कम ज्यादा का फर्क होगा, बट डिस्क्रिमिनेशन जीरो तो कहीं नहीं है। तो फिर दूसरे लोग आएंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से ठीक नहीं है। तो कौन कौन से तरह से ठीक नहीं है?
कोई कहेगा कि अगर आप बिल्कुल व्यवहारिक तौर पे भी देखो, प्रैक्टिकली भी देखो, बहुत ही आप यूटिलिटी के तौर पे भी देखो, तो अगर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मान लो कोई इकोनॉमिस्ट है, वो उसका मेन फोकस इकोनॉमी है, तो वो इसको कैसे लेगा, कहेगा कि नहीं नहीं, उसको अगर इसके पक्ष में कहना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वो एक आइडिया देगा, आइडिया मतलब वो अपना एक तर्क देगा, वो आइडिया देगा कि नहीं नहीं, डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं होना चाहिए कि जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे मार्केट में, मार्केट उतना ही एक्सपेंड होगा। अगर इंजीनियरिंग करने के लिए हम केवल लड़कों को देंगे और लड़कियों को नहीं देंगे, तो अच्छे इंजीनियर हम कैसे चुन पाएंगे? क्योंकि हमारे पास चुनने की जो संख्या है वो लड़कों को खाली होगी, हम लड़कियों को भी जोड़ दें तो लगभग डबल हो जाएगी, तो हम ज्यादा में से अच्छे चुन पाएंगे, तो सोसाइटी ज्यादा प्रोग्रेस कर पाएगी। तो हमें इक्वल राइट्स देने चाहिए स्टडी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल फील्ड में। वो जो तर्क दे रहा है, वो इसमें दो बातें पता चल रही हैं। एक तो नॉर्मेटिव नॉलेज में वो किस पक्ष में है, इक्वलिटी के पक्ष में है या नहीं, और वो क्यों है उस पक्ष में, उसके रीजन है। तो हम देखेंगे नॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो बहुत ही डीप नॉलेज की आपकी उम्मीद करता है बहुत मजेदार, बट वो ऐसा नहीं है जैसे हमने इकोनॉमी में पढ़ा, हमने डिफरेंट अभी हमने खत्म किया मॉनेटरी पॉलिसी, तो जो है वो है। इसमें हमें नॉर्म्स तय करने होते हैं, और नॉर्म्स में हमें देखना होगा खाली एंड नहीं, केवल लक्ष्य नहीं, साधन भी, मीन्स भी। तो ये एक इकोनॉमिस्ट वाला जो एग्जांपल मैंने दिया, उसका मीन्स यूटिलिटी है कि भाई ज्यादा फायदेमंद है, फायदा ज्यादा होगा सोसाइटी में या इकोनॉमी में अगर ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, तो आप ज्यादा लोगों में से चुन पाओगे, तो बेहतर इंजीनियर या डॉक्टर या टीचर चुन पाओगे। इसलिए महिलाओं को पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। तो वो एक तो एंड बता रहा है कि करने देना चाहिए, यहीं से वो नॉर्मेटिव हो गया। फिर वो बता रहा है क्यों क्यों करना देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं, ये तो बहुत ही यूटिलिटी की बात हो गई, ये तो ऑब्जेक्ट जो भी मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना, मैं बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। वो कहेंगे ये तो महिलाओं का, लेडी का ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गया, हम उनको एक वस्तु की तरह ले रहे हैं, यूटिलिटी है उनकी, तो करना तो चाहिए, उनको पार्टिसिपेट तो करना चाहिए, बट वजह ये नहीं होनी चाहिए। वजह ये होनी चाहिए कि नेचर ने सबको इक्वल जन्म दिया है, और जन्म के समय किसी को चॉइस नहीं दी थी कि तुम बॉय के रूप में जन्म लेना चाहते हो, तुम गर्ल के रूप में, या तुम थर्ड जेंडर के रूप में, ऐसा कुछ नहीं कहा है उसने। ये तो हमें मिल गया, इसके लिए हमने कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं की कि जो रैंकिंग में टॉप रैंकिंग में आएगा उसको हम बॉय बनाएंगे और मुकेश अंबानी के यहाँ या कहीं और ऐसी जगह पैदा करेंगे, और जो रैंकिंग में कम आएगा उसको बॉय तो बनाएंगे बट रिक्शे वाले के यहाँ पैदा करेंगे, और रैंकिंग में कम आया तो हम उसको गर्ल बनाएंगे। ऐसा कोई चॉइस नहीं दिया, कोई चॉइस नहीं दिया है नेचर ने। तो ये कहना गलत होगा कि नेचर ने फर्क किया है, नेचर ने इक्वल रखा है, और बाय नेचर ही हमें उनको इक्वलिटी देनी चाहिए। तो नॉर्मेटिव में अलग अलग वैरायटी होंगी, कुछ वैरायटी तो एक दूसरे के अगेंस्ट होंगी, जैसे मैंने कहा कि इक्वलिटी, इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं देना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे देना चाहिए, फिर कुछ लोग कहेंगे नहीं देने चाहिए, उसमें भी बहुत सारे तर्क होंगे अलग अलग। वो तर्क फर्क आएंगे, किस बात से फर्क आएगा कि मीन्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है या गोल। गांधी जैसे लोग कहेंगे मीन्स और गोल दोनों ही पवित्र होने चाहिए, दोनों ही बहुत ही पायस होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, तब ठीक होगा। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मीन्स मीन्स तो हम एडजस्ट कर लेंगे, गोल ठीक होना चाहिए। कुछ लोग गोल की बात करेंगे ही नहीं, कहेंगे गोल तो कुछ होता ही नहीं है, गोल्स तो हमेशा चेंज होते रहते हैं, हमेशा मीन्स इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब, अभी जो मैंने आपको बहस, एक डिबेट आपको डिबेट में डाला है, वो डिबेट दो तीन चीजों का है कि पूरा नॉलेज, ह्यूमन नॉलेज को हम कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक डिवीजन हो सकता है कि वो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है या नॉर्मेटिव। साइंस उसमें से डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है। तो हम जब भी बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, या जहां भी हम साइंस वर्ड यूज करते हैं, जहां भी हम विज्ञान वर्ड यूज करते हैं, मोटे तौर पर हमारा कहना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। तो छोटे क्लासेस में हम सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो हमें यह बताया जाता है कि हम पढ़ तो सोसाइटी के बारे में ही रहे हैं,
बट अभी आपको ना नॉर्मेटिव की समझ नहीं होगी, आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप क्या होना चाहिए के लेवल पे पहुंचे। आप बस इतना जान लें कि सोसाइटी में क्या क्या होता है। सोसाइटी में तो अब सोशल साइंस में क्या पढ़ते हैं हम हिस्ट्री पढ़ते हैं बच्चों की क्लास में, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इस तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो कि हम इसीलिए इसको साइंस बोलते हैं कि वो खाली डिस्क्राइब कर रहा है। पहले आप जान तो लो कि क्या है, फिर सेकंड लेवल पर आप जानोगे कि क्या होना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो जब हम कहते हैं कि रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो हम एक्चुअल में हम छोटी क्लास की बात कर रहे हैं। क्यों? रसायन में, केमिस्ट्री में होता क्या है हम ये पढ़ रहे हैं। फिर हम यूज करते हैं हायर स्टडीज में, रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं। शास्त्र अब कुछ नॉर्मेटिव की तरफ बढ़ा है। शास्त्र में हम पढ़ते हैं कुछ नॉर्म्स के बारे में। हालांकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें नॉर्म्स की गुंजाइश कम है, बट हमेशा ही है। तो इस तरह से हमें चीजों को समझना चाहिए। हम कई बार अनजानेपन में शास्त्र और विज्ञान को इंटरचेंजेबल मान लेते हैं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा फर्क है। तो अब ये तो मैंने आपको डिवीजन बताया, जो कि आपने कहा कि समझ गए हैं। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पक्ष बताता हूँ। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो 100% डिस्क्रिप्टिव होता हो, और इसी तरह कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो 100% नॉर्मेटिव होता हो। दोनों का मिला जुला होता है। मैंने आपको इकोनॉमी में भी बताया, पीछे की इकोनॉमी क्लासेस चल रही हैं, कि प्रिंसिपल बता रहा है, उसको फर्क करके बता रहा है अलग अलग। बट जब हम व्यवहार में आते हैं, जैसे आपने देखा था मार्केट इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी, दोनों के नॉर्म्स पढ़े थे, बट आपने बाद में समझा, पहले तो नॉर्म समझा फिर बाद में समझा कि 100%, 100% कोई एक चीज नहीं हो सकती। लाइफ हमेशा बैलेंस होती है ना। जो बैलेंस नहीं है फिर वहां लाइफ ही नहीं है। हाँ, बैलेंसिंग में कुछ लोगों के बैलेंस का क्राइटेरिया ये होगा कि एक पक्ष, एक मैटर ज्यादा हावी होगा, एक मैटर ज्यादा डोमिनेंट होगा, दूसरा कम होगा। टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बदलता रहेगा। तो अगर हम केवल एक किताबी ज्ञान के तौर पे देखें, क्योंकि वो भी जरूरी है, तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज वर्णन कर रहा होता है, व्याख्या कर रहा होता है, बट कुछ नया नहीं बता रहा होता है। जैसे कि साइंस, फिजिक्स में कुछ भी, आप ज्यादातर साइंस के स्टूडेंट हैं या कम से कम 10th 12th तक तो पढ़ी है ज्यादातर लोगों ने, फिजिक्स में कुछ भी नया नहीं पढ़ते, हम नया पढ़ ही नहीं सकते। हम जो नेचर के लॉज हैं ऑलरेडी, उन्हीं को रिवील करते हैं। अगर वो कुछ नया पढ़ें तो फिर वो साइंस है ही नहीं। फिर हम उसको कहाँ ले जाते हैं? जब हम पीएचडी वगैरह कर रहे होते हैं, चाहे हम केमिस्ट्री से कर रहे हो, चाहे हम फिजिक्स से कर रहे हो, चाहे हम मैथमेटिक्स से कर रहे हो, कुछ भी, उस लेवल पर जाकर फिर नॉर्म्स की बात आती है। एमफिल में हम नॉर्म्स की बात कर रहे होते हैं। अंडर ग्रेजुएट लेवल तक इन जनरल नॉर्म्स नहीं होते। साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए मैं कह रहा हूं, केवल वो डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो अगर हम नॉर्मेटिव सब्जेक्ट का एग्जांपल दें, तो इसका बेस्ट, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्टिव का एग्जांपल आपको साइंस बताया, विज्ञान बताया, उसी तरह नॉर्मेटिव सब्जेक्ट का एग्जांपल दें तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा दर्शन, फिलॉसफी। तो फिलॉसफी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक या सब्जेक्ट हैं वो नॉर्मेटिव हैं। नॉर्मेटिव का मतलब जो मानक तय करते हैं, जो आदर्श तय करते हैं, जो आइडियल क्रिएट करते हैं, उनको हम नॉर्मेटिव बोलते हैं। तो नॉर्मेटिव सब्जेक्ट का बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? फिलॉसफी। ठीक है? यस सर। यस सर। आप कोई भी किताब उठा के देखें, आफ्टर 10th की, 12th की या ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट की कोई किताब उठा के देखेंगे, तो जो भी थ्योरी की किताब है ना, उसका पहला चैप्टर होगा हमेशा ही उस सब सब्जेक्ट के बारे में एंट्री। जैसे फिजिक्स की किताब उठाएं आप, इवन कि आप इतिहास की किताब उठाएं, कोई भी सब्जेक्ट किताब उठाएं जहां से थोड़ी थ्योरी शुरू होती है, वहां पर जब सब्जेक्ट की व्याख्या की गई होगी, ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी की जहां डिटेल दिया गया होगा, वहां पे ये जरूर होगा कि क्या होगा,
फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, यानी कि अगर फिजिक्स की किताब है तो फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स, फिलॉसफी ऑफ केमिस्ट्री, उस चैप्टर में एक पहला चैप्टर जो होगा उसमें ये फिलॉसफी की बात भी होगी। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री क्या है ये तो बताएंगे ही, हिस्ट्री क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री कैसे पढ़ानी जानी चाहिए, हम उसकी बात भी करते हैं। तो अगर आप साइंस के भी विद्यार्थी जो ज्यादातर हैं, तो आप 11th या 12th की फिजिक्स किताब उठाएंगे जिसमें लिखा हो किसी तरह की प्रिंसिपल की किताब हो, प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री, तो आप वहां जरूर देखेंगे उस सब्जेक्ट की फिलॉसफी का भी एक टॉपिक होगा जो ये बताएगा कि फिजिक्स नॉर्मली 90% तो वो क्या है बताएगा, बट क्या होना चाहिए। जब हम जान लें साइंस के थ्रू कि न्यूक्लियर एनर्जी होती है, न्यूक्लियर में एनर्जी होती है, जो एटम है वो एनर्जी के सेंटर है, तो हैं तक तो विज्ञान हो गया। बट जब फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स या केमिस्ट्री होगा तो उसमें करना होगा कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एटम बॉम्ब बना लेना चाहिए इस एटम एनर्जी को जान के, या कोई और दूसरे भी इसके ज्यादा बेटर इसके इस्तेमाल हो सकते हैं। यहां से फिर आ जाता है उस फिजिक्स का या केमिस्ट्री की फिलॉसफी, क्योंकि वहां से वो नॉर्म्स तय कर रहा है, आदर्श तय कर रहा है। मेरे ख्याल से इंट्री लेवल पे बात समझ में आ गई है, इस बात को लेकर क्लियरिटी है सबको? यस सर। तो देखो, एक तो तरीका है कि मैं आपको नोट्स तो अपलोड किए हुए हैं, पता ही आपको इसी सेगमेंट में जो बुक है जी सुब्बा राव, काफी मोटी बुक है, बहुत डिटेल है, वो ऑलरेडी अपलोड है, और एक और बुक अपलोड है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो तो हम तब जाएं जब आपको ये चीजें आप मिस करने लग जाएं, या पूरी तरह से इतनी जो मैं बोल के समझा रहा हूँ वो समझ में ना आए, तब फिर हम किताब पर आएंगे। वरना मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी पूरी एनर्जी लगाऊं और आप तक, आपके दिमाग तक वो बात पहुंचा दूं, फिर किताब पढ़ना या कुछ और समझना आसान हो। ये पेपर वैसे किताब का ज्यादा है भी नहीं, आप इसमें से कोई 40-50% कॉन्सेप्ट समझ लें, मतलब पूरे सब्जेक्ट में 50% कॉन्सेप्ट है, बाकी आपके अगर आप अंदर से सही महसूस कर रहे होंगे तो आप सही आंसर लिखेंगे ही। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं आपको बिल्कुल एथिकल बना दूंगा, और आप ये तो आप पे डिपेंड करेगा कितना आप मुझे अलाउ कर रहे हैं अपने मन तक एंटर करने के लिए। बट हाँ, इस एग्जाम का जो अभी मिनिमम हमारी रिक्वायरमेंट है कि इस एग्जाम में मार्क्स ज्यादा लेके आना, वो तो जरूर हो जाएगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ इस सब्जेक्ट जब तक खत्म होगा, अब जरूर पहले से बेहतर अपने लाइफ में भी ज्यादा बेहतर इथिकल पर्सन होंगे। तो नॉर्मेटिव का जो सबसे कोर सब्जेक्ट है वो है दर्शन, फिलॉसफी, और ये हर सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। ये किसी ने विक्रम अनम्यूट करो। तो ये हर सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है। तो अब मैंने पहले लेवल पे बताया कि क्या थ्योरी है, क्या प्रिंसिपल है। अब मैं बता रहा हूं कि हर सब्जेक्ट 100%, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक ही खेमे में हो, खाली डिस्क्रिप्टिव हो या खाली नॉर्मेटिव हो। तो ये भी आप समझ गए। तो आप देखें, कोई भी 11th किताब भी उठाओगे ना, किसी भी किताब की, किसी भी सब्जेक्ट की, लाइक जैसे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी की शुरू की किताब नहीं होगा फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो बता रही है क्या है, फिर ये बताएगी कि कैसे होना चाहिए, उसका इस्तेमाल, उसका यूज, और बाकी चीजें कैसे होनी चाहिए। तो ये सब कुछ है। तो अगर हम इसको एक सीक्वेंस में देखें, हम ऑर्डर में देखें, कौन सा ऑर्डर पहले होगा, तो हम देखेंगे कि जो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज है वो फर्स्ट ऑर्डर नॉलेज है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब पहले वो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या है, और नॉर्मेटिव नॉलेज जितने हैं वो सब कुछ सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी है। तो डिस्क्रिप्टिव नॉलेज फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी है, जबकि नॉर्मेटिव सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी है। तो एक नई टर्मिनोलॉजी में बता रहा हूं, सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी और फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी। फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी का मतलब ज्ञान के लिए पहली जरूरत। तो क्या है, पहली बात तो पता ही होना चाहिए क्या है। तो साइंस जो है
वो फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी है जो बताता है क्या है। और जो नॉर्मेटिव सब्जेक्ट हैं जिसका सोल फिलॉसफी है, वो सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी है जो बताता है क्या होना चाहिए। तो सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी है या नहीं, ये फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी है जो डिस्क्रिप्टिव है। तो यहां पर अगर हम सोसाइटी की स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे हम सोसाइटी को एज ए साइंस स्टडी कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी हो गया। फिर सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी का मतलब हुआ क्या होना चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर तब आएगा जब फर्स्ट ऑर्डर की हमें नॉलेज हो कि क्या है। ये बात समझ में आ गई? यस सर। तो नॉर्मेटिव नॉलेज जितने भी हैं वो सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी हैं। इनका नंबर बाद में आता है जब पता चल जाता है कि क्या है। जैसे बिल्कुल जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में अब तक रहा है, शुरू में हम बच्चे को बताते हैं कि बेटा क्या है, पर जैसे जैसे वो अंडर ग्रेजुएट होता है, अंडर ग्रेजुएशन में उसको हम क्या है के अलावा क्या होना चाहिए भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये मात्रा और बढ़ जाती है। एमफिल वगैरह करता है, ये और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या है बहुत कम, क्या होना चाहिए। इसीलिए उसके पेपर, रिसर्च पेपर और उसकी अपनी फाइंडिंग के बारे में खोजा जाता है कि बताओ भाई ठीक है तुमने मैथमेटिक्स से किया है ना, एमफिल कर रहे हो, तो कुछ नई फाइंडिंग्स बताओ। नई फाइंडिंग्स का मैटर आ गया नॉर्मेटिव में। फिर वो पीएचडी कर रहा होता है, तब तो उसको पूरी की पूरी जो भी है उससे काम नहीं चलेगा, वो तो है ही, तब पीएचडी नहीं मिलेगी आपको, अवार्ड नहीं किया जाएगा। कुछ आप नया बता दें जो होना चाहिए, तब इसीलिए नाम है इसका पीएचडी। पूरा नाम फुल फॉर्म क्या है पीएचडी की? बोलो। हाँ, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी है इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स, इन मैथमेटिक्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि पीएचडी में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी इन फिजिक्स मतलब इस लेवल तक आते आते वो क्या है वो तो जानता ही है क्या है, ये तो बहुत बच्चों की बात है। क्या होना चाहिए ये भी अब वो जानता है, इसलिए उसको अवार्ड जो हमेशा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का दिया जा रहा है, जो अलग अलग सब्जेक्ट में होगा। वो चाहे वो मेडिकल साइंस में हो, इंजीनियरिंग का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जूलॉजी, कुछ भी हो। अब उस लेवल पे आ गया है वो व्यक्ति, अगर हम उसको अवार्ड कर रहे हैं एज ए पीएचडी, कि वो नॉर्मेटिव ढंग से भी सोचने लगा है या उसकी भी समझ हो गई है, जो कि ज्यादा बड़ी बात है। ये था सब्जेक्ट में कि पहली जो मुझे चीज पढ़ानी थी, थ्योरी। आई थिंक सभी को हर तरह से ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है ना? यस सर। जब इस तरह की जब मैं लेक्चर दूं तो ऐसे लेक्चर्स में ना आपको बहुत सतर्क होकर जो ठीक लग रहा है लिखते चलो, क्योंकि मैं अलग से लिखाऊंगा, इसके चांसेस, मैं लिखवा दूंगा कुछ चीजें, बट आपको जो अच्छा लग रहा है वो लेक्चर में से लिखते चलो, और बाद में उसको बैठ के मुश्किल से 15-20 मिनट लगेगा उसको अपने एक ऑर्डर में अरेंज कर लेना। क्योंकि मैं अभी बिल्कुल फ्री ढंग से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई अभी सिस्टम अडॉप्ट नहीं कर रहा। मैं मान के चल रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट में एंट्री, एक 8th या 10th के बच्चे की एक नए सब्जेक्ट में एंट्री कैसे कराएंगे, तो मैं उसको सारे रास्ते दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, फिर मैं टॉपिक उठाऊंगा तब तो मैं लिखवाऊंगा। तो आप अपनी तरफ से सतर्क रहें और जो भी लगे कि ठीक है इसको नोट कर लें, वो नोट कर लें। तो मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव साइंस हुआ करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है, साइंस को मैं पहले बता ही दूं थोड़ा सा यहाँ पर। साइंस का मतलब जब आमतौर पे हम समझते रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह, साइंस तो वो एक फिजिक्स केमिस्ट्री एग्जाम्पल्स हैं। साइंस एक मेथड को कहते हैं। तो हम किसी चीज को भी साइंस कह सकते हैं अगर वो उस मेथड को यूज किया गया है तो। ठीक है, तो हम किसी और क्लास के टाइम मैं आपको आप ही से पूछूंगा और आप खुद पता कर पाएंगे कि हाँ साइंस बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसका भी डिटेल हो जाएगा। फिलहाल आपको खाली पूरा सारांश समझें, पूरे चीजों का
की समरी समझें तो साइंस एक मेथड है, उस मेथड का एग्जांपल फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, और उस मेथड को इस्तेमाल करके हम किसी चीज को भी साइंस कह सकते हैं। और साइंस कहने का प्रचलन हो गया है पिछले 400 साल से, क्योंकि साइंस ने बहुत ज्यादा यूटिलिटी क्रिएट की है ह्यूमन लाइफ में। आप जानते हैं साइंस की वजह से ही हम आज पढ़ पा रहे हैं, साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत इजी किया है। तो हर सब्जेक्ट अपने आप को साइंस होने का दावा करता है, क्योंकि वो एक इस समय फैशन है। जैसे स्टेट पॉलिसी में इस समय फैशन है डेमोक्रेसी, तो चाइना भी कहेगा कि हम अपनी तरह के डेमोक्रेसी हैं। आप ही में से मैं पूछूं कि आप में से पूछूं कि आप मॉडर्न हैं या कंजर्वेटिव, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हम सर मॉडर्न है, कंजर्वेटिव क्यों होंगे। जबकि ये सारे जो मैंने बताया वो एक समय समय पर चीजें, कई बार चीजों अच्छी मानी जाती हैं तो उसके लिए लोग उसकी तरफ वो नाम देने लगते हैं। तो दो बातें मैं बता रहा हूँ, साइंस अपने आप में एक मेथड है, किसी चीज कोई भी चीज उस मेथड से की जा रही है उसको साइंस कहा जा सकता है। जैसे सोसाइटी की स्टडी करना साइंस है या नहीं, तो आप कहेंगे कि सर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसकी स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि साइंस में जरूरी है कि एक्सपेरिमेंट हो, ऑब्जर्वेशन हो, उसको एक्सपेरिमेंट हो और उसको दूसरे भी एक्सपीरियंस कर सके। ये कम से कम 3 पॉइंट तो होने ही चाहिए। आप कुछ विजुलाइज करते हैं, कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं और फिर उसको प्रयोग से करते हैं, और वो और भी लोग उसको वैसे ही प्रयोग करें तो वैसा ही उनको रिजल्ट आए, दैट इज साइंस। तो अगर आप सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में क्या है ये पता कर रहे हैं, और सोसाइटी का जो प्रयोगशाला है, जो लैब है, वो लैब क्या है, पूरी सोसाइटी। अगर मैं बात करूं कि इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी अपने आप में एक लैब हो गई। लैब का मतलब कोई बंद कमरा ही जरूरी नहीं है, जैसे फिजिक्स लैब एक कमरे में होता है, तो जरूरी नहीं है कमरा, तो लैब है, सोसाइटी पूरी लैब है। तो हाँ सर, इस तरह से सोसाइटी भी साइंस, सोसाइटी की स्टडी भी अगर आप उस मेथड से करते हैं तो साइंस है। तो इस तरह से चीजों को समझना है। तो दो बातें हैं, एक तो हर सब्जेक्ट अपने आप को इन दिनों साइंस होने का दावा कर रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, साइंस की सोसाइटी में इस समय वैल्यू ज्यादा है, मान्यता बहुत ज्यादा है। तो जो नहीं भी है वो दावा करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, साइंस को एज ए मेथड देखें तो बहुत सारे सब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस, एक सब्जेक्ट हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो साइंस, दो वजह से पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस कह रहे हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं कह रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम फर्क कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस इसलिए कह रहे हैं, एक तो खुद का उसकी झेप है, खुद की इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि साइंस होने से चीजें अच्छी हो जाती है। बात एक तो वो है जो मैंने बताया आपको, साइंस कहते ही ज्यादा ऑथेंटिक हो जाती है चीज, ये पिछले 400 साल से ऐसा हुआ है। दूसरा, जो साइंटिफिक मेथड है उसका इस्तेमाल अगर पॉलिटी कर रही है तो फिर उसको पॉलिटिकल साइंस कह सकते हैं। इस तरह से आप बहुत जगह देखेंगे किताबों में, इवन कि सुब्बा राव ने भी नीति शास्त्र को इथिकल साइंस कहा है। तो साइंस जो है वो मेरे ख्याल से वो अपनी एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है कि साइंस नहीं है तो वो इंफीरियर है। इस बात की वजह से भी बहुत सारे विद्वान अपनी किताबों को या अपने सब्जेक्ट को साइंस बोलते हैं। दूसरा, कुछ मेथड भी हैं, उन मेथड को अगर हम ध्यान में रखें तो हम किसी भी चीज को साइंस बोल सकते हैं अगर उस मेथड से किया जा रहा है। ये डिबेट समझ में आई? बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके। तो जैसे मैंने कहा, नॉर्मेटिव साइंस, या सॉरी नॉर्मेटिव साइंस भी लिखा जा रहा है, बट नॉर्मेटिव साइंस बोलना क्योंकि फैशन में है तो आप भी बोलिए जब आप लिखा हुआ देखें एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में भी यूपीएससी ने भी इसको साइंस बोला एक जगह, तो हम भी मान ले रहे हैं साइंस। बट आपको इस बात को समझना होगा, साइंस एक डिस्क्रिप्टिव मेथड है, लेकिन क्योंकि इसकी वैलिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है
तो जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेसी कह रहा है और उसके पास उसके अपने तर्क हैं, अपने उसके आर्गुमेंट हैं। जबकि अगर आप डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन को पकड़ें तो चाइना को अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं कहना चाहिए, तो साफ साफ कम्युनिस्ट और डिक्टेटरशिप है। बट ठीक है, डेफिनेशन बदल के हम चीजों को बदल लेते हैं और जो फैशन चल रहा है उसकी तरह हो जाते हैं। तो हम में से सब मॉडर्न हैं, पर सबकी मॉडर्निटी अपनी अलग अलग है। तो ये बात मैं आपको कह रहा हूं। तो अगर हम नॉर्मेटिव नॉलेज की बात करें तो मैंने उसका बताया कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका है, जो सबसे सबसे जो उसका केंद्र है, सेंटर है, वो है फिलॉसफी। तो हम पहले जानते हैं, यहाँ से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है इसलिए ध्यान से उसको आप जो भी ठीक लगे लिखते चलिए। फिलॉसफी, फिलॉसफी क्या है, ये इससे हम शुरुआत करते हैं। व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन क्या है। तो आप में से कोई बताए आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज फिलॉसफी, हाथ खड़ा कीजिए। अरे कोई नहीं, समीर, ठीक है। और हाँ समीर बताओ। Sir, as per my understanding, it's the study of different values and belief system. आपने कहा वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम, ठीक है, विश्वास करने का तरीका, ठीक है। ठीक है मतलब अभी मैं ठीक कह रहा हूँ, ठीक है यानी बाद में देखेंगे। कोई और ट्राई करे, विक्रम बताओ। So philosophy is process of understanding the things. ओके गुड, ठीक है। संजय बताइए। सर कोई सिद्धांत और उनके कारणों को जानना। लेकिन फिर तो साइंस हो जाएगा। साइंस में भी तो हम क्या जानते हैं, रीजन ही तो, कारण ही तो जानते हैं। पर ठीक है। रवि बताओ। सर फिलॉसफी मेरे हिसाब से ऐसा ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि थोड़ा सा अननोन और एब्स्ट्रैक्ट चीजों को मूर्त रूप देने की कोशिश करता है, आर्टिकुलेट करने की कोशिश करता है। ओके ठीक है। आंचल बताओ। Sir, I think it's the study of ideologies and beliefs. I'm not very sure about the exact thing. ठीक है, ठीक है। अभिषेक। अभिनव। नहीं, प्रॉपर वर्ड्स नहीं आ रहे हैं डिस्क्राइब करने के लिए। भाई इंडिया में जो भी पैदा हुआ है पहले दिन से फिलोसफर है, इसलिए तुम जो बोलोगे वो ठीक होगा। बोलो। काफी सारी डेफिनेशंस आ इनमें से, बट मेरे को जो लग रहा है कि ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट गिव्स ए कंसंट्रेट फॉर्म टू द एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। चलो और कोई है? कोई बात नहीं, तो लिखिए। मैं पहले इसको, एक बहुत ही प्रॉपर डेफिनेशन है, मैं पहले उसको हिंदी में बोल रहा हूं, फिर जरूरत पड़ेगी तो उसकी जहां जहां जरूरत होगी उसकी इंग्लिश में बताऊंगा। पर पहले आप समझ लें कि है क्या। फिर हम देखेंगे फिलॉसफी का ही एक ब्रांच है एथिक्स, तब हम आएंगे एथिक्स पे। फिलॉसफी के 3 ब्रांचेस हैं, उसमें से एक ब्रांच एथिक्स है। बट पहले मदर को तो जान लें, फिर ब्रांचेस को जानेंगे।
तो आप कॉपी पेन उठाएं। बहुत लोगों ने तो कई साल से हिंदी नहीं लिखी होगी, तो उनका भी जो जंग लग गया है हाथ में हिंदी लिखने का, वो भी खुलेगा और फिर हम इसको हर तरह से समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पूरा एक पैराग्राफ लिखना है, इसलिए तैयार होइए, लिखिए। लिखिए, दर्शन मनुष्य का, दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है, वह बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल, दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक, आप चाहें तो यहीं पे लिख लें ब्रैकेट में, इंटेलेक्चुअल, दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है। प्रयास मतलब कोशिश, उसका अटेम्प्ट। तो दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है जिसके द्वारा वह किसी भी विषय से संबंधित, एनी सब्जेक्ट, किसी भी विषय से संबंधित, किसी भी विषय से संबंधित मूल तत्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं, मूल तत्वों, बेसिक एलिमेंट्स, उस सब्जेक्ट के बेसिक एलिमेंट्स की बात हो रही है, संबंधित मूल तत्वों, मूल तत्व ब्रैकेट में, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं बेसिक एलिमेंट्स, अथवा मतलब और, अथवा आधारभूत मान्यताओं की, बेसिक प्रीमाइस, आधारभूत मान्यता, आधारभूत मान्यताओं की तर्कसंगत, आधारभूत मान्यताओं की तर्क संगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है। निष्पक्ष परीक्षा, परीक्षा मतलब एग्जामिन, निष्पक्ष का मतलब विदाउट एनी प्रिजुडिस, किसी के पक्ष में आके नहीं, निष्पक्ष परीक्षा करता है और उसके संबंध में, हिंदी वाला और है, और उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर, उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है। केवल तर्क के आधार पर अपना मत, मत मतलब व्यू, तर्क मतलब लॉजिक, केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। तो सबसे पहले तो जिनको इस हिंदी में प्रॉब्लम हुई है, जिन जिन शब्दों में, वो उसकी इंग्लिश पूछ ले अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो। हालांकि पूरी लाइन पढ़कर ज्यादातर चीजें क्लियर होंगी, बट उसकी, उस हिंदी की इंग्लिश जानना हो तो पहले पूछ लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक एक करके इसको डिटेल समझाता हूँ। सर पूरे की इंग्लिश नहीं पता। नहीं, पूरे की तो, अब पूरे तो समझ के जानेंगे, जो वर्डिंग है, शब्द हैं, जैसे दर्शन को हम इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, जबकि फिलॉसफी और दर्शन में थोड़ा डिफरेंट है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। तो दर्शन, मैं पूरा फिर से एक बार आप देख लें जो लिखा है, मैं पूरा बोल दे रहा हूँ, कुछ छूटा है तो पहले उसको मैं समझा देता हूँ, उसको पूरा कर देता हूँ। दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है जिसके द्वारा वह किसी भी विषय से संबंधित मूल तत्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं की तर्कसंगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है और उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है। अब इसको एक एक करके समझें।
अंडरलाइन करें पहले तो बौद्धिक प्रयास, इंटेलेक्चुअल अटेम्प्ट। फिर अगली अंडरलाइन करें किसी भी विषय से संबंधित, एनी टॉपिक एनी सब्जेक्ट। फिर अंडरलाइन करें मूल तत्वों, बेसिक एलिमेंट्स। फिर अंडरलाइन करें तर्कसंगत एवं निष्पक्ष, रैशनल एंड विदाउट प्रेजुडिस। यस, देखो थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहली बात, ये लिखने के बाद आप इसको एक बार पढ़ लें क्या लिखा है। आप लोग सब लोग मनी मन पढ़ें, या कोई बोल के भी पढ़ सकता है। ऋतुराज पढ़ो क्या लिखा। दर्शन मनुष्य का वह बौद्धिक प्रयास है जिसके द्वारा वह किसी भी विषय से संबंधित मूल तत्व अथवा आधारभूत मान्यताओं की तर्क संगत एवं निष्पक्ष परीक्षा करता है और उसके संबंध में केवल तर्क के आधार पर अपना मत निश्चित करता है। तो देखो, ह्यूमन इफर्ट जो है वो किसी चीज को समझने के लिए या किसी भी डिसीजन तक पहुंचने के लिए दो तरह के तरीके अपनाता है। एक तो रैशनल तरीका है और एक इमोशनल तरीका है। हम मार्केट में जाते हैं, कोई कपड़ा हमें बहुत अच्छा लगा, कोई भी टी शर्ट, कोई साड़ी, कोई भी कुछ भी, तो उस साड़ी को खरीदते समय हम दो तरह के अटेम्प्ट कर सकते हैं। ह्यूमन के दो तरह के साइकोलॉजिकल अटेम्प्ट होते हैं। एक तो पसंद आ गया है, और आपने जो पसंद आया है उसको अपने दिमाग में उसका इमेजिनेशन किया और मनी मन पहन भी लिया, और मनी मन शाहरुख खान लगने भी लगे, या जो भी लगना चाह रहे हैं वो लगने भी लगे। और उसके जो भी उसके पॉजिटिव नेगेटिव हैं इम्पैक्ट, उसको ध्यान नहीं दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है आपके लिए। वो किस कीमत पे मिल रहा है वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसके जो भी एलिमेंट हैं उसको रैशनल ढंग से नहीं, इमोशनल ढंग से आपने डिसीजन लिया। मान लीजिए वो टी शर्ट ठीक है, अच्छी टी शर्ट है, बट उसकी कीमत 1,000 रुपये ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बट वो उस पर लिखा है 5,000, और अपनी कीमत से वो 5 गुना ज्यादा महंगी है, और उसी कीमत पर उस ढंग से इसमें क्वालिटी नहीं है, या हो सकते हैं दूसरे और से हम कंपेयर करें तो उससे बेटर क्वालिटी हो सकते हैं, बट आपको वो जच गई है, जिसे हम कहते हैं पसंद आ गई है बात, और आपने डिसाइड किया कि मुझे इसको लेना है, खरीदना है। ये डिसीजन रैशनल है या इमोशनल? सर इमोशनल। इमोशनल डिसीजन है, क्योंकि इस पर रैशनलिटी जैसी कुछ नहीं है ना। जब हम कहते हैं पहले नजर का प्यार, तो ये कुछ ऐसा ही है। इसमें सब कुछ क्या है, इमोशनल है, और वो इतना ज्यादा आपके डिसीजन पे छाया हुआ है कि आप उसको रैशनल ढंग से एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये डिसीजन पूरी तरह से इमोशनल हुआ। ये जो आपने अपना व्यू बनाया है उसको लेने का, वो इमोशनल ज्यादा है। मान लीजिए आप कहते हैं कि नहीं नहीं यार अभी नहीं लेते, अभी थोड़ा ठीक नहीं है, ले लेंगे आगे लेंगे, घर आ गए, बट घर आके भी दिमाग वही है कि ओह इतनी अच्छी साड़ी दिखाई दी थी, या इतना अच्छा वो कपड़ा दिखाई दिया था, या कार, जो भी हो, कोई भी डिसीजन, अब उसी के सपने आ रहे हैं। जैसे आपको मैनेजमेंट में, आप जब मार्केटिंग में या बाकी जगह आप देखते हैं तो उसमें थोड़ी साइकोलॉजी में क्या यूज करते हैं कि कोई कार लेने आया है ना, जैसे कल कोई पूछ ही रहा था, अभिनव पूछ रहे थे कि सर वो बताते हैं 5% खाली डाउन पेमेंट करो, या ये हो। उसका मैटर खाली ये है कि एक बार तुम आ जाओ, आ गए, इसके बाद उसको इस ढंग से प्रस्तुत किया जाएगा कि आप उसको विजुलाइज कर लें कि अब आप उसको यूज कर रहे हैं। आप घर आ गए, अभी पूरा मन नहीं है, बट आपने, उसने कहा कि हाँ सर आप पेपर वेपर ले आइए, हो जाएगा, 5% खाली डाउन पेमेंट है। आपने 50 लाख की गाड़ी देखी,
5% देगा कि हाँ इतना तो हम दे सकते हैं, 5 लाख। हाले आपको पेपर ऊपर लेके आ जाना है 3 दिन बाद। आपने वो 3 दिन जब पेपर कलेक्ट कर रहे हैं तब तक आपने पूरा विजुलाइज कर लिया है कि गाड़ी आ चुकी है, आप यूज कर रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ जो भी सुख है वो पूरा ले रहे हैं। 3 दिन बाद जब आप पेपर लेके गए तब आप पूरी तरह से इमोशनल चार्ज हैं उस प्रोडक्ट के लिए। 3 दिन आपने यही किया ही है और इमोशनली चार्ज है। तब उसने कहा कि नहीं भाई जो 5% बताया था ना उसमें तो ये चीजें हैं और आपके पेपर में ये चीजें कम पड़ रही हैं, आपको ना अलग से प्राइवेट फाइनेंस करना पड़ेगा। 3 दिन तक जो आपने इमोशनली चार्ज हुए हैं उसमें बहुत संभावना है कि अब आप अलग जो नए रेट हैं जो कि काफी ज्यादा हैं उसके लिए भी आप तैयार हो सकते हैं, क्योंकि आप इमोशनल डिसीजन लेने वाले हैं। आपका जो तर्क जो आपका जो डिसीजन लेने वाले हैं वो इमोशन है और उसी के लिए 3 दिन आपको तैयारी किया गया है, पहले सपने दिखाए गए हैं। अब आप उस गाड़ी पे बैठ चुके हैं, घूम चुके हैं, मनी मन सब कर चुके हैं, तो अब आप नेक्स्ट कोशिश भी करेंगे उसको लेने का जो कि हो सकता है रैशनल ना हो। तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं, बहुत सारे उसके मेथड हैं, बट जो दर्शन का मेथड है वो है इमोशनल नहीं, रैशनल, बौद्धिक प्रयास है। बौद्धिक मतलब जो रैशनल हो, रैशनलिटी पर हो, जो उसके जो आर्गुमेंट दे वो रैशनल कसौटी पर कसा हुआ हो, उस स्केल पर उसको देखा गया हो। तो सबसे पहली बात तो नॉट इमोशनल, रैशनल। क्या इतनी बात समझ में आई? दोनों का फर्क समझ में आया? अभी खाली एक शब्द में लेके चल रहा हूं, बौद्धिक प्रयास मतलब रैशनल डिसीजन और इमोशनल डिसीजन। ठीक है? यस सर। यस सर। तो दर्शन मनुष्य का वो अटेम्प्ट है जिसको हम कहते हैं रैशनल है। और किस काम आ रहा है वो? अगली लाइन आपने लिखी, जिसके द्वारा वो किसी भी विषय मतलब सब्जेक्ट से संबंधित मूल तत्वों अथवा आधारभूत मान्यताओं की तर्क संगत व निष्पक्ष परीक्षा करता है। रैशनलिटी में ही इंक्लूड है कि आप लॉजिकल और विदाउट एनी प्रिजुडिस, बिना किसी पक्ष में आए। तो दर्शन उस टॉपिक, किसी भी टॉपिक का हो सकता है, जैसे मैंने कहा फिजिक्स की फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स, फिलॉसफी ऑफ ज्योग्राफी, तो किसी भी टॉपिक का उसके बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, फिजिक्स पढ़नी ही क्यों चाहिए, क्या है पे अभी बात ही नहीं कर रहे हैं, ये इसके क्या है मूल तत्व, बेसिक एलिमेंट। किस तरह की फिजिक्स डेवलप होनी चाहिए सोसाइटी में? ऐसी फिजिक्स डेवलप हो जो ज्यादा से ज्यादा गन और वॉरफेयर्स बनाए, या ऐसी फिजिक्स डेवलप हो जो ह्यूमन काइंड के लिए उसकी पॉवर्टी को कम करे, उसकी बीमारी को कम करे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बने, फिजिक्स बनाए जो बीमारियों को जल्दी पता कर पाए, एक्सरे मशीन बेस्ट टू बेस्ट हो। तो फिजिक्स के जो बेसिक एलिमेंट हैं, तो कोई तो बिल्कुल बेसिक बात है ना, हम इसमें कुछ भी फिजिक्स के दूसरे नॉर्म्स को नहीं ले रहे, हम तो ले रहे हैं फिजिक्स होनी ही क्यों चाहिए और फिजिक्स को किस क्षेत्र में काम करना चाहिए, किस फील्ड में काम करना चाहिए। ये फिजिक्स के क्या हो गए बेसिक एलिमेंट। आधारभूत मतलब फंडामेंटल मान्यताएं, फंडामेंटल प्रीमाइसिस का मतलब जिस पे वो खड़ा है। हमें फिजिक्स में क्यों टाइम एनर्जी ह्यूमन को इन्वॉल्व करनी चाहिए, स्टेट को भी क्यों करनी चाहिए, ये क्या है उसके बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल क्वेश्चंस। रिलीजन को इस कसौटी पे कसेंगे तो रिलीजन को हम इमोशन से नहीं कसौटी पे कसेंगे कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं तो पैदा होते हिंदू तो महान धर्म हो गया, ऐसे नहीं देखेंगे, फिर तो इमोशनल डिसीजन हो जाएगा। तो हम अगर रिलीजन को कसेंगे तो देखेंगे, लॉजिकली देखेंगे, और उसके मूल क्वेश्चंस, जो उसके जो सबसे आधारभूत क्वेश्चंस हैं, जो उसके फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसको कसेंगे, उसको कसौटी पे कसेंगे, उसको स्केल पर तौलेंगे। और वो तौलते समय हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी तरह से प्रेजुडिस नहीं होंगे, ये पूरी तरह से लॉजिकल होगा। अगर हम इस तरह से कोई अटेम्प्ट करते हैं
ह्यूमन का कोई ऐसा अटेम्प्ट होगा और उसके बाद वो किसी डिसीजन पे पहुंचेगा, तो वो डिसीजन का मेथड है, वो उस मेथड को हम फिलॉसफी कहेंगे, दर्शन कहेंगे। तो मैंने पहले साइंस का मेथड बताया आपको, अब मैं बता रहा हूं कि दर्शन फिलॉसफी भी एक मेथड है, एक सब्जेक्ट नहीं है। तभी तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री का दर्शन और फिजिक्स का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ फिजिक्स, फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी वगैरह वगैरह। तो जब भी हम दर्शन शब्द को जोड़ें कहीं पर, तो वो एक सब्जेक्ट नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है, वो तो एक एग्जाम्पल है। जैसे साइंस में साइंस का एग्जाम्पल फिजिक्स केमिस्ट्री है। साइंस एक मेथड है जिस मेथड में ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट करना और फिर उसको एक्सपीरियंस करना, वो एक्सपीरियंस कॉमन हो, इस तरह के जो क्राइटेरिया होंगे उस सब्जेक्ट को हम साइंस कहेंगे। उसी तरह ये भी एक मेथड है जो कि एक नॉर्मेटिव मेथड है, और जब नॉर्मेटिव मेथड है तो इस मेथड में जो जानने का या डिसीजन तक पहुंचने का अटेम्प्ट होगा, वो अटेम्प्ट रैशनल होगा, लॉजिकल होगा, विदाउट एनी प्रेजुडिस होगा, और उस सब्जेक्ट के या उस टॉपिक के बेसिक एलिमेंट पे इंक्वायरी कर रहा होगा। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि फिजिक्स, हम मान के चल रहे हैं कि दर्शन और फिलॉसफी एक ही चीज है। हालांकि हम देखेंगे फिलॉसफी और दर्शन ट्रांसलेशन नहीं है टेक्निकली, बाद में हम तो दोनों को एक मान के चलेंगे, लेकिन शुरुआत में हम देखेंगे कि दोनों अलग अलग चीज। जैसे मैंने आपको बताया होगा, कंट्री और स्टेट अलग अलग चीजें हैं, बट फिर एक ही मान ले रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हम बोल देते हैं जितने प्रांत हैं उनको भी हम राज्य बोल देते हैं, बिहार राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य, पर टेक्निकली वो ठीक नहीं है। टेक्निकली वो प्रांत हैं, वो राज्य नहीं है। बट हम प्रचलन में है, तो प्रचलन में फिलॉसफी और दर्शन सो कॉल्ड ट्रांसलेशन है, बट उसमें कुछ फर्क है। बट फिलहाल अभी हम मान ले रहे हैं दोनों एक ही चीजें हैं। तो फिलॉसफी क्या है? वो अटेम्प्ट है ह्यूमन का। अटेम्प्ट कैसा है? इमोशनल है? बताओ। नो सर। रैशनल और रैशनल है, ठीक है। और अटेम्प्ट हम करते भी क्यों हैं? हम किसी डिसीजन तक पहुंचे। तो डिसीजन लेने का, किसी भी मैटर में डिसीजन लेने का ये एक रैशनल अटेम्प्ट है, जिसमें कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस अगर फॉलो नहीं होंगी तो फिर वो फिलॉसफी का मेथड ही नहीं है। कुछ एसेंशियल कैरेक्टर्स हैं इसके। तो एसेंशियल कैरेक्टर क्या है? जब भी आप ऐसा करें तो सब्जेक्ट के बेसिक एलिमेंट को उठाएं और बिना किसी प्रेजुडिस हुए केवल और केवल तर्क के आधार पर, यानी कि केवल रैशनल बेस पर, केवल लॉजिकल बेस पर डिसीजन तक पहुंचे। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मेथड को दर्शन या फिलॉसफी कहेंगे। अब सब्जेक्ट मैटर कुछ भी हो सकता है। आपके पास अगर एक सांचा आ गया, स्केल आ गया, तो उस पर आप किसी भी चीज को कसें और आप बता सकते हैं। तो आपको चीजें रटने की जरूरत नहीं है। आपके पास स्केल है, उस स्केल में जो भी फिट हो रहा है वो ठीक है। तो एग्जाम्पल्स तो करोड़ों हो सकते हैं, बस आपको वो क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट है, अगर वो इस तरह से अपने आप को इस स्केल से गुजरने को तैयार है और उस पर वो फिट बैठता है, तो हमें कहेंगे कि ये डिसीजन फिलॉसफिकल डिसीजन है, जिसमें इमोशन की जगह नहीं है। और ना ही हम, जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो हम किसी तरह के प्रेजुडिस में नहीं होते, क्योंकि प्रेजुडिस होते ही आप डिसीजन ले ही नहीं सकते। फिर वो उसमें लॉजिक खत्म हो जाएगा। आप जो फिर लॉजिक बनाएंगे तो उसी के, मान लो कि एक जज है, जज का बेटा उसके सामने ही, हालांकि ऐसा पॉसिबल कम है, बट जज का बेटा है, वो उसी के कोर्ट में प्रस्तुत हुआ। वो पहले से ही जानता है कि नहीं, ये तो अबोध है, बच्चा है, अगर इसने गलती की भी होगी तो किसी के बहकावे में किया होगा, ये तो बहुत ही अबोध बच्चा है। पहले से ही प्रेजुडिस है अपने बच्चे के लिए।
तो जो भी तर्क जुटाए जाएंगे वो पहले से डिसीजन पहले ही हो चुका है, उसके खाली आसपास खाली लॉजिक जुटाए जाएंगे। तो क्या कभी भी जस्टिस हो पाएगा? आप बताइए। नहीं हो नहीं। पाएगा सर। इसलिए आपको मैं कई तरह से इसको समझा देना चाह रहा हूं कि इसमें जरूरी है कि आप प्रेजुडिस समझ गए होंगे, पहले से ही मान्यता है, कुछ पहले से ही मान के चल रहा है, आप एक पक्ष में पहले से ही खड़े हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है कोर्ट का वो सब फजूल है, क्योंकि आप घुमा फिरा के सारे तर्क जुटा लेंगे। एक माँ है, आमतौर पे माएँ अपने बच्चों की गलतियों पर नजर नहीं रखती, तो कोई शिकायत लेके आया है उसके पास कि आपका बच्चा बड़ा शैतान है, बदमाशी करता है, और मान लो वो ज्यादातर मामले में जैसे कई बार होता है माएँ प्रेजुडिस होते हैं, वो मान के चलती है कि हमारा बच्चा तो भोला भाला है, जरूर उसको फंसाया गया या बहकाया गया है, अगर उसने गलती पहली बात की ही नहीं होगी, की भी होगी तो वो बहकावे में की होगी। तो जैसा आपने देखा ही होगा फिल्में इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जो लड़के के एक लड़के लड़की में प्रेम है, तो लड़के के घर वाले तैयार नहीं है, तो मान के चलते हैं कि इसको बहकाया है लड़की वालों ने, लड़की ने, क्योंकि हमारा लड़का तो बिल्कुल क्या कहें माटी का माधो है, इतना सीधा साधा है। तो वो प्रेजुडिस है। अब वो माँ के पास शिकायत लेके आए हैं, तो वो सुन भी अगर रही है, सुनने का अभिनय भी कर रही है, तो उस समय वो उसके पक्ष में तर्क जुटा रही है, वो डिसीजन फेयर लेने के पक्ष में नहीं है। तो हम मानेंगे कि ये जो मेथड है वो फिलोसफिकल नहीं है। तो बस ध्यान रखना है, 2-3 पॉइंट ध्यान रखने हैं। हर सब्जेक्ट में आपको चुन लेना है कि इसकी प्राण कहाँ है, इसके ये किस पे खड़ा है। तो 2-3 इसके एलिमेंट हैं, रैशनैलिटी, लॉजिक और विदाउट एनी प्रेजुडिस, निष्पक्ष होना, तब डिसीजन लेना। ये डिसीजन, इस तरह के डिसीजन को हम फिलोसफिकल डिसीजन कहेंगे, और इस तरह के डिसीजन को हम फिलोसफी का डिसीजन कहेंगे। इस तरह के मेथड को यूज करने वाले को हम फिलोसफर कहेंगे। अब आप लोग बिल्कुल ओपन हैं किसी भी चीज को पूछने को लेकर इस टॉपिक पर जो मैंने अभी पढ़ा है, बोलो। सर जैसे हम फिलोसफी में डिफरेंट स्कूल्स पढ़ते हैं कि बुद्धिज्म है या जैनिज्म है, तो सर उसमें तो हम मतलब जितना मैंने पढ़ा है सर उस अकॉर्डिंग हम उसमें किसी रैशनैलिटी की बात नहीं करते। हम उसमें बात करते हैं कि आगे क्या होगा, या मतलब दुख क्यों है, या इस टाइप की बातें, इमोशनल बातें ज्यादा करते हैं। नहीं, इमोशनल नहीं है, दुख का की इंक्वायरी करना, कोई खोजना रैशनल है। भाई दुख में हम पड़े रहना, दुख को ओढ़े रहना, ये इमोशनल हो सकता है, बट उसकी कोशिश क्या है, दुख से बाहर आ जाना, राइट। अब दुख से बाहर आने के लिए जो अटेम्प्ट बताए गए हैं वो उनके अकॉर्डिंग जिन्होंने बताए हैं वो इमोशनल अटेम्प्ट नहीं है, वो सारे के सारे अटेम्प्ट कैसे हैं, रैशनल, राइट। और उसमें कुछ कमियां होंगी तो उसको फिर हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे कि ये मैटर फिलॉसफी के में नहीं आएगा। बट उनका जो खुद का अटेम्प्ट है वो इमोशनल अटेम्प्ट नहीं है, वो पूरा रैशनल अटेम्प्ट है। तुमने बुद्ध का नाम लिया, बौद्ध फिलॉसफी, बौद्धिस्ट फिलॉसफी, तो वो बताएंगे अष्टांगिक मार्ग, 8 फोल्ड पाथ, वो पूरा रैशनल है। तो जो भी अभी नए लोग जिन्होंने बिल्कुल सुना नहीं है उनके लिए बहुत बड़ी बात लग रही होगी, बट मैं खाली इतना समझा रहा हूं कि जो उनका अटेम्प्ट है, उनकी कोशिश है, वो इमोशनल ना होके क्या है, रैशनल। सर मतलब जितने भी जो फिलोसोफर्स हैं वो अपनी अपनी जगह अपनी बातें कह रहे हैं और रैशनैलिटी के साथ कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो इमोशनल है। कुछ भी इमोशनल नहीं, इमोशन की कहीं जगह नहीं है। तो इमोशन की जगह कहाँ होगी, लिटरेचर में होगी। लिटरेचर में मानवीय संवेग, भावनाएं, ये सब इस्तेमाल होती हैं। जहां भी फिलॉसफी वर्ड होगा वहां पे जो ह्यूमन, ये इस तरह के जो ह्यूमन एलिमेंट हैं जिसमें इमोशन इंक्लूड होता है, उसकी कोई जगह नहीं है फिलॉसफी में। तो हो सकता है कि मैं जब मैं रिलीजन को फिलॉसफी की तरह देखूं तो कोई भी रिलीजन फिलॉसफी के कसौटी पे ना कस पाए, और फिलॉसफी कहे कि कोई भी रिलीजन जो है वो लॉजिक से हम उस कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे।
और वो उसको रिजेक्ट कर दे या उसको एक्सेप्ट करे, पर दोनों ही काम किसी इमोशन में होके नहीं होगा कि मेरा जन्म हिंदू हुआ है और मैं अब तक एक प्रैक्टिस करता रहा हूँ, कैसे छोड़ूं मैं, है ना, पिछले 50 साल से मैंने एक ही प्रैक्टिस की है। अगर रैशनलिटी, और रैशनलिटी का मतलब भी यही होता है, अगर आपने रैशनलिटी की चीज को समझ लिया तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितने हजार साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे अंधेरा होता है, अंधेरा एक गुफा में हजारों साल से रह सकता है। एक गुफा है जो चारों तरफ से बंद है, हजारों हजार साल से बंद है, तो अंधेरा वहां पे है हजारों साल से। और एक छोटी सी माचिस भी जलाएंगे तो वहां उजाला होगा। अंधेरा ये नहीं कह सकता कि अरे तू तो अभी भी आया है, माचिस हमें कैसे भगा सकता है। ऐसा ही रैशनल नॉलेज है, जैसे ही आता है, नहीं आया है तो बात अलग है, आया है तो इररेशनल चीजें वैसे ही भाग जाती हैं। जैसे मैंने इस एग्जांपल में अंधेरे को कहा कि अंधेरा हो सकता है हजारों साल से हो, बट एक माचिस भी जली है, तो वो रैशनलिटी की तरह है, वो उस अंधेरे को उतने अपने क्षेत्र में जरूर भगाएगी। अंधेरा ये दावा नहीं कर सकता कि मैं पहले से हूं और तू अभी भी आया है। ठीक है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर जैसे हिमानी ने कहा वैसे मतलब मैं भी ये समझ रहा था कि आपने एक्सप्लेन किया उसके बाद समझ में आया कि फिलोसफी, क्योंकि जैसे हम सर सोसाइटी में भी देखते हैं कि जो फिलोसफर है या फिर जो ऐसा जो इंसान रहा है उसके लिए कुछ खास रिस्पेक्ट होती नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप नॉर्मली भी आप देखते हैं तो जैसे लोग कहते हैं कि बड़ी फिलोसफी झाड़ रहे हैं, जैसे किसी पॉइंट पे अगर आप कोई अपनी बात रखते हैं तो एक तरीके से उसे एज ए नेगेटिव, एज पर माय अंडरस्टैंडिंग किसी भी फिलोसफर को नेगेटिव लिया जाता रहा है हिस्टोरिकली। तो सर इसके मतलब क्या इसका रीजन रहा है कि ये सोसाइटी की समझ नहीं थी या फिर किस तरीके से इसको क्या है कि जिसको आम तौर पे 99.99% लोग फिलॉसफी और फिलोसफर समझते हैं, वो ऐसा है ही नहीं। गलत ढंग से एक चीज को, जो कि कांच है, उसको लगातार हीरा कहा जाएगा तो हीरा हो नहीं जाएगा। तो जिसको आम तौर पे लोग इन जनरल दार्शनिक या दर्शन या फिलोसफर कहते हैं, वो जो आलसी आदमी है, जो ऊपर ताकता रहता है, जो काम वाम कर नहीं रहा है, बिल्कुल भी व्यवहारिक है नहीं, तो उसके क्रिटिसिज्म के तौर पे कहते हैं, जो कि गलत है। ठीक है? मैंने आप एज ए सब्जेक्ट एज ए डिफाइन किया है, जो कि वही बात है। इसीलिए मैंने ओपन ढंग से इसको, मैं सीधे एक लाइन में बता सकता था, बट मैंने आपको इतना सारा समय लिया आप लोगों का, इसीलिए लिया कि आप इसको समझें। कई बातें, चीजें समाज में रूढ़ी हो जाती हैं, वो फिक्स हो जाती हैं, और गलत ढंग से फिक्स होती हैं। जैसे मैं आगे बताऊंगा, स्वार्थ, यानी कि मेरा स्वार्थ पूरा हो, यानी कि मैं स्वार्थ आमतौर पे बिगड़ गया है ना, एक बिगड़ा स्वार्थ। हम कहते हैं किसी को बहुत स्वार्थी है, बट हम देखेंगे ये ह्यूमन करेक्टर में ही, नेचर में ही, ह्यूमन साइकोलॉजी में ही है कि हम उसके बाहर, एक हद के बाहर जा नहीं सकते, और वो बुरा नहीं है। तो कई बार हम चीजों को, वो फिक्स हो गई हैं अलग अलग वजह से। और जैसा मैंने कहा, पिछले 400-500 सालों में विज्ञान का इतना ज्यादा प्रभाव रहा, इतना ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, और इससे लोगों को लाभ भी हुआ है कि साइंस के अलावा बाकी सब्जेक्ट को हिकारत या उसको नेगेटिव ढंग से देखने की एक चलन भी हो गया है। तो अब तो कम हो गया है, वरना ये अभी भी है बहुत हद तक। और आप लोग, बहुत सारे लोग उसी तरह, उसी समय से आते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट 11th में साइंस की जगह कोई और सब्जेक्ट ले रहा है, तो आमतौर पे माना जाता था कि ये आलसी है, ये करना नहीं चाहता, या कमजोर है पढ़ने में। ऐसा है या नहीं? यस सर, बिल्कुल। मैं अपना ही एग्जांपल में, बाकी के बाद में जाऊं, कब मेरे साइंस का स्टूडेंट हो गया मैं, और कब मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो गया, और कब, मतलब पता ही नहीं चला। क्योंकि आप समाज में हमेशा क्या चाहते हैं कि आपको लोग सम्मान करें। तो सम्मान किसका था आज से इतने समय पहले, कुछ समय पहले, खास तौर पे जिन क्षेत्रों में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश इत्यादि में, साइंस का। अब
साइंस मिलता नहीं था अच्छे कॉलेजेस में, फिर मैथमेटिक्स नहीं मिलेगा अच्छे कॉलेजेस में, है ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको तो सोसाइटी ने एक नॉर्म्स बना दिया और फिर उसके पीछे कोई तर्क नहीं है उनका, बस है भाई ज्यादा तर्क ये हो सकता है उन दिनों कि भाई रोजगार या नौकरी मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना। तो कहने का मतलब है साइंस, ऑफ कोर्स साइंस ने हमें बहुत फायदा पहुंचाया है, बट साइंस ने ही हमें बहुत सारे नुकसान भी पहुंचाए हैं, इसमें कहने की दो राय बात नहीं है। साइंस ने जहां आसान किया है चीजों को और जितना मुश्किल क्रिएट किया है, तो आप देखेंगे हम लास्ट में साइंस पे हमारा एक फिलोसफिकल एक लेक्चर भी होगा, क्योंकि इस तरह के ऐसे में तो कई बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आप देखेंगे लास्ट में आपको लगेगा कि साइंस नहीं होता तो ही ज्यादा अच्छा था। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि साइंस ने जितना दिया है उससे कहीं ज्यादा ले लिया है। जहां पे साइंस डेवलप नहीं है, जिन भी सोसाइटीज में, खासतौर पे ट्राइबल एरिया में, तो हो सकता है उनको थोड़ी गर्मी लगती हो, उनको और भी दूसरी समस्याएं हों, बट वो ज्यादा सहज हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा सहज है, ऐसा आप देखेंगे प्रैक्टिस में। तो मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो खुद ही साइंस का विद्यार्थी हूं, बट मैं बता रहा हूं कि किसी चीज को जब आप बहुत महिमा मंडित कर देते हैं, बहुत ज्यादा उसको बढ़ा देते हैं, तो उसमें रैशनैलिटी खत्म हो जाती है और फिर से इमोशन शुरू हो जाता है कि साइंस इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे चाहिए। बात समझ में आ रही है सबको? तो सबसे पहले तो इस्टेब्लिश करना है कि सब्जेक्ट है क्या, ठीक में, ठीक सही, क्योंकि गलत ढंग से ज्यादा ये प्रचारित हो गया है। और अच्छा हुआ आपने पूछा समीर, क्योंकि कई बार ऐसा लगता ही है जब हम कहते हैं कि यार बड़े फिलोसफर बन रहे हो, मतलब हम निगेटिव ही कह रहे होते हैं। यस सर, है ना। बिल्कुल सर, शुरू से यही लगता था कि मतलब अरस्तु या सोक्रेटिस ये बिल्कुल ऐसे ही इंसान थे, इनका कोई लॉजिक। आज ह्यूमन में एनिमलनेस अगर कम हुई है, कुछ हद तक भी कम हुई है आज से 2000 साल पहले की तुलना में, तो उसमें ये सोक्रेटिस, एरिस्टोटल और इस तरह के तमाम लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। वरना हम साइंस सीख भी जाते तो हम ज्यादा अटैक करना सीखते, जो कि हालांकि हमने बहुत हद तक सीखा भी है, क्योंकि एनिमलनेस ह्यूमन से कम हो और ह्यूमननेस बढ़े, इसमें इन फिलोसफर्स का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बिना हम जानवर और ह्यूमन होने में फर्क नहीं रह जाता अगर ये लोग ना होते तो। ये योगदान है इन लोगों का। सर कोई ऐसे फिलोसफर्स हैं आज के टाइम में, जैसे मोस्टली हम लोग जब सुनते हैं, जैसे कि समीर ने भी बोला कि आजकल तो फिलोसफर्स मतलब एक थोड़ा सा एक वैसा टर्म माना जाता है, हो जाता है कि लोग कई बार मजाक उड़ाते हैं। तो हम नॉर्मली जब फिलोसफर्स की बात करते हैं तो जैसे आपने भी बोला सोक्रेटिस है, एरिस्टोटल है, प्लेटो है। आपकी नज़र में सर अभी पिछले 150-200 सालों में तो ऐसे हुए हैं फिलोसफर्स जिनको पढ़ना चाहिए, या जो सही में माना जा सकता है कि मतलब उनकी समझ और बहुत ज़्यादा अच्छी है या उस लेवल की है, जिस तरह की हम प्लेटो और सोक्रेटिस का नाम लेते हैं? हम समझते हैं बात को, बिल्कुल बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। जो ये मेथड ऑप्ट करेगा कोई भी व्यक्ति, वो फिलोसफर है। हम और आप, एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ी औरत, एक बूढ़ा आदमी, कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा, अनपढ़, कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से यूज कर रहा है, इस मेथड को यूज कर रहा है जो मैंने बताया, तो वो फिलोसफर है, नंबर 1। तो फिलोसफर होने का मतलब उसका फेमस होना जरूरी नहीं है। हम सब अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं फिलोसफर होते हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत सारे डिसीजन बहुत रैशनल लेते हैं और बहुत सारे डिसीजन हम इमोशनल लेते हैं, ये बात सच है। तो रैशनैलिटी का जितना इनपुट है आपके किसी भी डिसीजन में, आप उस अमाउंट तक फिलोसफर है। ओके, नंबर 1। नंबर 2, फिर ये कौन है जिनके बारे में हमने नाम लिया या नाम लेते हैं? जब एक ही तरह की फिलॉसफी स्टेबल हो जाती है, ज्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या एक्सेप्ट करने, उसको सुनने लगते हैं, तो वो फेमस हो जाता है। तो मैटर यहाँ पे फेमस और ना फेमस होने का है, फिलॉसफर होने और फिलॉसफर होने का नहीं है। फेमस होने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो अगर आप केवल इनको फिलॉसफर समझ रहे हैं, जो अरिस्टोटल और बाद में हम देखें तो अरविंदो आज की तारीख में, या किसी हद तक गांधी, या किसी हद तक जे कृष्णमूर्ति, या और लोग भी बहुत सारे, इनका नाम लें तो ये फेमस हो गए। इन्होंने एक मेथड दिया, बहुत लोग मेथड देते हैं, ये मेथड फेमस हो गया बहुत सारे रीजन से। तो इस तरह से
तो मैं 2 आंसर दूंगा इसका। पहला आंसर तो ये है कि हर कोई फिलोसोफर है अपनी अपनी लाइफ में, अमाउंट का फर्क है। नंबर 2, कुछ लोग फेमस है, उनके कुछ नाम मैं बताऊं तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रेजुडिस हो सकता हूँ 2 वजह से। एक तो जिनको मैं जानता हूँ, बहुत लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं जिनको मैं जानता ही नहीं, तो मैं उनके बारे में कैसे बता सकता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर के साथ मैं बता सकता हूँ कि अगर हम इस सेंचुरी की बात करें जो हमारा 100 साल पीछे गुजरा है, तो मैं 2-3 लोगों का नाम ले सकता हूँ। ऑफ कोर्स ये बहुत सब्जेक्टिव है, बट जो मैं जानता हूँ बता रहा हूँ। जैसे इकबाल उर्दू और अरेबिक पोइट रहे हैं, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह की उनकी कुछ फेमस चीजें रही हैं। तो अल्लामा इकबाल का नाम लिया जा सकता है, पर मैं फिर कह रहा हूँ इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। तो इकबाल हैं। दूसरा गांधी मैंने बताया ही, ठीक है। अब विवेकानंद हैं, और जे कृष्णमूर्ति मुझे पर्सनली, मैं पिछले 20-25-30 साल से पढ़ता रहा हूँ, तो एक थोड़ी समझ है। जे कृष्णमूर्ति अभी 80s में उनकी डेथ हुई है। रजनीश ओशो एक हद तक। फिलॉसफी में उनको फिलॉसफर इसलिए मानना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि उन्होंने कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाई है अपने विचारों में, कॉन्ट्राडिक्शन उनका अपना मेथड रहा है। और कोई भी डिसिप्लिन, कोई भी पढ़ाई कॉन्टिन्यूटी को एक्सेप्ट करता है कि एक उसमें एक तरह की कॉन्टिन्यूटी हो उनके सोच में। तो ओशो रजनीश को उस ढंग से फिलोसफर तो नहीं मान सकते, बट हाँ एक बड़े थिंकर जरूर मानेंगे। और तो इस तरह के 3-4 नाम हम ले सकते हैं इंडिया में, और जिनको हम रेगुलर वे पे सुनते हैं। बाहर का नाम लें तो जॉन रॉल्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उनकी कई थ्योरी तो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है ना। थ्योरी ऑफ जस्टिस है, जो अभी उनकी डेथ हुई है 80s में, 90s में बल्कि। तो ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, पर मैं फिर कह रहा हूं ये फेमस हो गए हैं अलग अलग वजह से, वरना हर व्यक्ति, हर कोई फिलोसफर है अपने अपने फील्ड में, अपनी अपनी जगह। फेमस नहीं है वो बस। ठीक है रवि? जी सर, जी सर। और कोई क्वेश्चन? तो इस डेफिनेशन को आप देखेंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो सब्जेक्ट मैटर है फिलॉसफी का, वो बहुत बहुत ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है। जब हम बात करते हैं साहित्य दर्शन, यानी कि लिटरेचर की फिलॉसफी, जब हम बात करते हैं विज्ञान दर्शन, कला दर्शन, धर्म दर्शन, राजनीति दर्शन, समाज दर्शन, इतिहास दर्शन, कानून दर्शन आदि आदि, तब हम एक्चुअल में इसी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उस मेथड का इस्तेमाल करने का मतलब उसकी जो बेसिक एलिमेंट हैं उस पर क्वेश्चन उठा रहे हैं और उसको खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तार्किक है या नहीं, रैशनल है या नहीं। जितने भी मैंने एग्जांपल आपको दिए, तो कुछ उसके जो बेसिक एलिमेंट है वो सत्य है या नहीं, सत्य है या मिथ्या है, ट्रू है या फॉल्स है, इसको हम विदाउट एनी प्रेजुडिस पहुंचने की वहां तक कोशिश करते हैं। इसीलिए फिलॉसफी को साइंस ऑफ साइंस, विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। इट इज ए साइंस ऑफ साइंस, विज्ञानों का विज्ञान। इसीलिए मैंने बताया कि आप अलग अलग सेक्टर में जब हाईएस्ट स्टडी में जाते हैं, उच्चतम उपाधि जो है, उच्चतम जो अवार्ड है, वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है, पीएचडी। चाहे आपने किसी भी टॉपिक पे किया हो, उस टॉपिक को अगर इस ढंग से, जो मैंने मेथड बताया उस ढंग से आपने किया है, तो आपको अवार्ड मिलता है एज ए पीएचडी। इसका जो मेथड है वो क्रिटिकल है, वो क्रिटिकल एनालाइज करता है चीजों को। इसका एक काम है कि जो रूल्स हैं उनको स्पष्ट करे, क्लियर करे, ये काम है इसका। तो इस तरह से हमने जाना कि फिलॉसफी क्या है। अब
मैं कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा कि जल्दी जल्दी इसको मैं खत्म करूं। मैं आपसे चाह रहा हूं कि आप लोग इसको थोड़ा सा मनन करें, तब तक पानी वानी भी पी लें आप लोग। मैं आपको 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। इसके बाद इसका जो तीसरा पार्ट, मतलब इसका मैं पार्ट करूंगा और उसमें तीसरा पार्ट होगा एथिक्स, और वहां से हम शुरू करेंगे। तो आपकी मेरी घड़ी में, जो लैपटॉप की घड़ी में 12:38 हो रहा है, 12:38, 12:49 या 12:50 पे मिलते हैं। तब तक आप पानी पीजिए, थोड़ा घूम घाम लीजिए और दिमाग में सोचिए कि हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या है। मनन भी करते रहिए दिमाग में, ताकि इसको आप एब्जॉर्ब कर ले दिमाग आपका इसको। ठीक है, मिलते हैं 12:50 पे। ओके ओके जी सर।